सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है। इस पाठ के कवि है नागार्जुन जी। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागार्जुन का जन्म 23 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। खेतिहर परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें से कविता संग्रह अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ और उपन्यास कौन कौन से हैं? रतिनाथ की चाची, बल चमना, नई पौध, कुंभी पाक आदि। मैथिली रचना कौन कौन सी है? चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ, ये क्या है? कविता संग्रह है। फिर आगे पारो, नौतुरिया, उपन्यास आदि प्रमुख रही हैं। इसके अलावा बाल साहित्य व बंगला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित हैं। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 नवंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। आइए कविता शुरू करते हैं। ये देखिए, ये ऐसा दृश्य पिक्चर दिखाई दे रहा है ना। ऊपर पहाड़ी एरिया है ना। उसमें बादल है, बादल छाए हुए हैं और तालाब है, झील है, झील जैसे है। तो उसमें कुछ चिड़िया भी है, पक्षियाँ भी हैं, सारस वगैरह, हंस है और कमल के फूल खिले हुए हैं और किनारे में पेड़ वगैरह हैं बहुत सारे, है ना। आइए शुरू करते हैं कविता। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। इस संदर्भ में हमको बताना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है या उद्धृत किया गया है भी लिख सकते हैं। आइए प्रसंग में लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि वर्षा के आगमन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आगे व्याख्या देखते हैं। कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने धवलगिरी अर्थात धवल बोलते हैं सफ़ेद, ठीक है, और गिरी मतलब पर्वत। धवलगिरी मतलब हिमालय, जो जहाँ पर सफ़ेद, जहाँ चादर ओढ़ा हुआ जो पर्वत है ना, तो हिमालय में रहता है। तो ये धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है। उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है मानो ओस के कण हैं जो मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित है। आच्छादित मतलब छाया हुआ होना, छाना, है ना। और स्वर्णिम कमल कहने का मतलब क्या है? सूर्य की किरण उन कमलों पर पड़ने से उसका रंग कैसा हो गया? सुनहरे रंग का हो गया है, इसलिए स्वर्णिम कमल कहा गया है ना। तो वो स्वर्णिम जो रंग है वो सभी कमलों पर छाया हुआ है ना, इसीलिए स्वर्णिम कमल कहा गया है। उनका सौंदर्य अप्रतिम है, मतलब अनोखा है। बादल घिर घिर छा रहे हैं, ठीक है, और बादल जो है अगल बगल
छा रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और इसमें ये कमल के जो फूल है वो सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है ना। तो संदर्भ तो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो कुछ गाइड हैं उसमें पूर्वानुसार या पूर्ववत ऐसा लिखा रहता है, तो आपको उस चीज़ को नहीं लिखना है पूर्वानुसार या पूर्ववत को। आपको पूरा पाठ कौन से पाठ से लिया गया है और उस पाठ के रचयिता कौन है, लेखक है या कवि है, उसको आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसंग देखते हैं। प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है, मतलब प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, है ना, वस्तुएं हैं, नदी पहाड़ पर्वत आदि वगैरह, है ना, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या आइए देखते हैं। कवि कहते हैं कि इस श्वेत हिम पर्वत पर कई हिम पर्वत मतलब हिम मतलब बर्फ, बर्फ जमा हुआ जो पर्वत है, कई छोटी बड़ी झीलें हैं, है ना। यहाँ पर कई छोटी बड़ी क्या है, झीलें हैं। झीलें मतलब बहुत बड़े बहुत बड़ा तालाब बोल सकते हो या फिर डैम के जैसे। उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों से आए पक्षी कीड़े मकोड़ों मकोड़ों को खोजते दिखाई देते हैं, है ना। बादलों बादलों को घिरते और उन झीलों में हंसों को तैरते हुए कवि ने देखा। यहाँ तिक्त मधुर विष तंतु, अर्थात तिक्त मतलब तीखा, मधुर मतलब मीठा। तो ये कीड़े मकोड़े जो है विष तंतु मतलब वो कीड़े मकोड़े मकोड़े की ही बोल रहे हैं, तंतु मतलब पतला धागा के जैसे, और विष मतलब विष या जहरीला। तो कोई कीड़े जहरीले होते हैं मतलब कड़वा होते हैं, या फिर कोई थोड़ा मीठे भी रहते होंगे, है ना। तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े को हंस जो है वो हंसों को खाते हुए वो कवि ने देखा है। इसमें विशेष देखते हैं, शब्द मैत्री, भाषा संस्कृत निष्ठ है, अनुप्रास अलंकार तथा गीतात्मक दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई के बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए इसकी प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत मद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन तथा प्राकृतिक जीवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण वातावरण मनोरम हो गया है। मनोरम मतलब बहुत ही सुंदर। सूर्योदय का समय था, वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी, है ना। उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। स्वर्णिम आभा कहने का मतलब कि सूर्य की किरण श्वेत जो पर्वत है, बर्फ जमा हुआ है, जमी बर्फ जमी हुई है, तो ऐसे जो सफ़ेद दिखाई देंगे ऐसे पर्वत पहाड़, है ना, तो उसमें सूर्य की किरण पड़ने से वो सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से बिछुड़ने और अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिसे मिला है, वे विवश वे विवश चकवा चकवी पक्षियों का
दुखमय रुदन प्रातः काल के आगमन से ही बंद हो गया। ठीक है, मतलब जो रात में ये जो चकवा चकवी पक्षी है वो अलग हो जाते हैं अपने जोड़े से, है ना। तो रात भर वो रुदन करते रहते हैं, रोते रोते रहते हैं, तो प्रातः काल वो पुनः मिलते हैं। तो सुबह प्रातः काल के समय वो फिर से उसका क्रंदन जो है बंद हो गया। उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास देख ऐसा लगता है मानो हरी दरी किसी ने बिछा रखी हो, है ना। समुद्र में या उस झील में जो काई लगे हुए हैं, है ना, वो ऐसे लग रहे हैं मानो वहां पर कोई हरे रंग की दरी को बिछा दिया गया है। ऐसे में घिरते हुए बादलों को और जो पक्षी है ना, उसके प्रेम कीड़ा को पक्षी को प्रेम क्रीड़ा क्रीड़ा करते हुए, मतलब प्रेम पूर्वक अठखेलियां करते हुए कवि ने देखा है। आइए आगे देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आइए प्रसंग देखते हैं। कवि ने इस पद्यांश में कस्तूरी मृगों का वर्णन किया है ना। और कवि व्याख्या में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी, जहां तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसी दुर्गम जगह पर अपने ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उन्मादी हो मृगों को दौड़ते हुए देखा है। ठीक है, मतलब जो वह अलख नाभि, मतलब अपने ही जो नाभि को देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, है ना, लेकिन वो जो सुगंध है वही, वो खुशबू जो है स्वयं के नाभि से ही आती है, परिमल अर्थात खुशबू, है ना। तो उस खुशबू को खोजने के लिए इधर उधर वो दौड़ते रहता है ना। तो ये तरल तरुण कस्तूरी मृग, मतलब वो जो कस्तूरी मृग है वो मन की भांति इधर उधर वो दौड़ते रहता है और अपने पर चिढ़ता है, गुस्सा होता है, और इधर उधर घूमते रहता है उस कस्तूरी को खोजने के लिए, उसमें जो सुगंध है उसके पीछे। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अमल अर्थात निर्मल, धवल अर्थात श्वेत, शिखर अर्थात चोटी, तुहिन अर्थात ओश, बालारुण उगता हुआ सूरज, श्यामल अर्थात कृष्ण वर्ण, वर्ण अर्थात रंग, नील सलील अर्थात नीले रंग का पानी, नीले नीले, नील मतलब नीले, सलील मतलब पानी, विष तंतु कीड़े मकोड़े, और मृदु अर्थात कोमल, है ना। विरहित अर्थात विरह से पीड़ित, है ना। विरह क्या है कि अपने कोई प्रिय है उससे बिछोड़ने का जो दुख होता है उसी को विरह बोलते हैं, है ना। और विरहित मतलब उससे पीड़ित। अभिशापित अर्थात जिसे साप मिला हो, श्राप मिला हो, है ना। क्रंदन अर्थात दुख भरा रुदन या रोने की स्थिति या आवाज। दुर्गम अर्थात जहाँ कठिनाई से पहुंचा जा जाए। अलख अर्थात जिसे देखा ना जा सके। परिमल अर्थात खुशबू या सुगंध। आइए तो ये पाठ समाप्त, ये कविता जो है वो समाप्त हो गई।